आज हम अर्थशास्त्र का अध्याय 1 अर्थशास्त्र की परिभाषा इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हमें उसके बारे में पढ़ने से पहले हमें अर्थशास्त्र होता क्या है, अर्थशास्त्र की क्या परिभाषा होती है, इसके बारे में जानना अति आवश्यक है। अर्थशास्त्र, जैसे कि हमारे विषय का नाम ही अर्थशास्त्र है, तो अर्थशास्त्र इसका अर्थ होता है अर्थ धन शास्त्र। अर्थ का मतलब होता है पैसा, मुद्रा या धन। हम यहाँ हमारे इस विषय अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थ का मतलब पैसा, मुद्रा या धन संपत्ति से लेंगे, ठीक है। और शास्त्र का मतलब होता है नियम। तो हम ये मिलकर बता सकते हैं कि अर्थशास्त्र का मतलब क्या है। पैसा, मुद्रा, हमारी संपत्ति को नियमानुसार क्या करना, व्यय करना, उसका नियमन करना, यह क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है, ठीक। अब हमें अर्थशास्त्र के बारे में, अर्थशास्त्र की परिभाषा पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम कुल मिलाकर 7 प्रकार की परिभाषाएं पढ़ेंगे। जैसे इसमें पहली होती है धन संबंधी परिभाषा, दूसरी है कल्याण संबंधी परिभाषा, तीसरा है दुर्लभता संबंधी परिभाषा, अगली है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की परिभाषा, आवश्यकता विहीनता की परिभाषा, प्रचुरता संबंधी परिभाषा और आखिरी है आधुनिक या विकास संबंधी परिभाषा। जैसे कि इन सभी परिभाषाओं के नाम से ही हमें पता चलता है कि इसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा जो है जोर किस पर दिया गया है। जैसे धन संबंधी परिभाषा है, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा हमें किसकी ओर ध्यान देना है, धन को अपना केंद्र मानकर क्या की गई है, यह परिभाषा बनाई गई है। जैसे हम आज की इस वीडियो में हम धन संबंधी परिभाषा और कल्याण संबंधी परिभाषा पढ़ेंगे, ठीक। अब हम धन संबंधित परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत जैसे बताया गया है, अधिकांश प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहकर परिभाषित किया गया। मतलब किसका विज्ञान बताया गया है, धन का विज्ञान बताया गया है। और एडम स्मिथ वह पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने अर्थशास्त्र को सर्वप्रथम एक पृथक विज्ञान के रूप में विकसित करने में सफल प्रयास किया। मतलब एक प्रकार से हम यह भी कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र के जो जनक कौन है, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने ही क्या किया है, अर्थशास्त्र के ऊपर एक सफल प्रयास किया है, उसको विज्ञान के रूप में विकसित करने का एक प्रयास किया गया है, जिससे कि अर्थशास्त्र की क्या हुई, उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, एडम स्मिथ है। इसी कारण हम एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के जनक कहते हैं। किस कारण से, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, अर्थशास्त्र को पृथक विज्ञान के रूप में विकसित किया है, इसीलिए एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, ठीक। एडम स्मिथ ने सन 1776 में प्रकाशित अपनी पुस्तक का नाम राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा कारणों की खोज रखा। मतलब क्या है कि उनने जो 1976 में जो पुस्तक प्रकाशित की गई थी एडम स्मिथ की, उनकी पुस्तक का नाम क्या था, राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा कारणों की खोज। मतलब राष्ट्र में किस प्रकार का धन है तथा किस कारण से वह धन क्या है, विकसित हुआ है, या किस कारण से वह धन का किस प्रकार से विनिमय करना है, निर्माण किया गया है, इनके कारणों की खोज। इस प्रकार से एक पुस्तक प्रकाशित की गई, ठीक। इस प्रकार एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र राष्ट्र के धन के स्वरूप तथा कारणों की खोज से संबंधित है। तो एडम स्मिथ ने क्या बताया कि जो अर्थशास्त्र है वह राष्ट्र के अंतर्गत जो संपत्ति है, राष्ट्र में जो धन है, उसके स्वरूप तथा उसके कारणों की खोज को बताता है। इसी प्रकार फ्रांसीसी अर्थशास्त्री जेबी से, अमेरिका अर्थशास्त्री वॉकर आदि ने अर्थशास्त्र को धन से संबंधित करते हुए परिभाषित किया है। जेबी से के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन का अध्ययन कराता है। मतलब एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि ये बहुत इजी परिभाषा है कि अर्थशास्त्र क्या है। अब ये परिभाषा किससे संबंधित है, धन से संबंधित है, तो इसमें मुख्य बिंदु क्या रहेगा, धन रहेगा। तो हम ये परिभाषा, पहली परिभाषा है हमारी जेबी से के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है। अब वह विज्ञान क्यों कहा गया है, क्योंकि जो अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ है, उन्होंने क्या किया है, अर्थशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में विकसित किया है, इसीलिए जेबी से ने कहा है अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो कि धन का अध्ययन करता है। मतलब यह एक ऐसा विज्ञान है जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, धन का अध्ययन किया जाता है, ठीक। ये जेबी से के अनुसार परिभाषा हुई। दूसरी परिभाषा वॉकर के अनुसार दी गई है।
अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध धन से है। मतलब जे.बी. से ने कहा था कि वह एक विज्ञान है और वॉकर क्या कह रहे हैं, वॉकर अर्थशास्त्री, कि उन्होंने कहा है कि अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है। मतलब यह इनका कहना भी है कि अर्थशास्त्र क्या है, विज्ञान है, ज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध किससे है, धन से है। इस प्रकार वॉकर ने भी कहा है अर्थशास्त्र का ज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध धन से है। ये दोनों परिभाषाएं हैं किससे संबंधित है, धन से संबंधित है। इसलिए ये छोटी छोटी परिभाषा है जो हमें जल्दी से याद हो जाएगी। ठीक, अब ये तो हुई उसकी परिभाषा। अब हम उसकी उन परिभाषाओं की व्याख्या एवं उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे कि उसकी क्या विशेषता है, उसकी व्याख्या किस प्रकार की गई है। ठीक, उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि इन अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र का उद्देश्य मात्र धन प्राप्त करना बताया। मतलब जो भी अर्थशास्त्री है धन संबंधित परिभाषाओं में उनका मुख्य बिंदु क्या रहेगा, किसका क्या केंद्र मानेंगे, वह धन हमें किस मार्ग से हमें धन प्राप्त होता है तथा हम धन को किस प्रकार खर्च करते हैं, यह उनका क्या होगा, मुख्य बिंदु होगा। इसीलिए उन्होंने अपना उद्देश्य क्या बताया है, धन प्राप्त करना बताया है। ठीक, अतः अर्थशास्त्री का कार्य केवल इस बात की व्याख्या करना है कि धन किस प्रकार से प्राप्त किया जाए। इन परिभाषाओं के आधार पर अर्थशास्त्र में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। मतलब अर्थशास्त्रियों का, इन जो भी अर्थशास्त्री है जिनकी हमने परिभाषा पढ़ी, इन दोनों अर्थशास्त्रियों का मानना यह है कि हमें इस बात की व्याख्या करना है कि हमें धन किस प्रकार प्राप्त हो रहा है, किस मार्ग से हमें धन मिल रहा है, उसकी व्याख्या इन परिभाषाओं के अंतर्गत की गई है। ठीक, पहला है अर्थशास्त्र के अंतर्गत एक ऐसे आर्थिक मनुष्य की कल्पना कर ली गई है जो सदैव स्वहित की भावना से प्रेरित होकर धन कमाने के लिए सभी क्रियाएं संपादित करता है। मतलब अर्थशास्त्र में हम एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना कर लेते हैं कि जो स्वयं के हित के लिए, स्वयं के आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करता है, धन कमाने की सभी क्रियाएं करता है। ठीक, दूसरा है अर्थशास्त्र का अध्ययन केंद्र बिंदु क्या है, धन है। जैसे यह परिभाषा किसके आधारित है, धन के आधारित है, धन संबंधित परिभाषा है, इसीलिए इसका केंद्र बिंदु क्या होगा, धन से संबंधित होगा, धन आधारित होगा। ठीक, धन के स्थान मनुष्य की तुलना में ऊंचा है। मतलब धन को जो है मनुष्य की अपेक्षा अधिक उच्च स्थान दिया गया है। मतलब मनुष्य को बाद में और धन को पहले प्राथमिकता दी गई है इन परिभाषाओं के आधार पर। किसी भी देश की समृद्धि व्यक्ति की समृद्धि से संबंधित है। इस प्रकार सामाजिक तथा व्यक्तिगत हितों के बीच किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं होता है। मतलब इसके अंदर बताया गया है इस व्याख्या के अंतर्गत कि किसी भी देश की समृद्धि, मतलब देश किस प्रकार से विकसित हो रहा है, तो वो किस प्रकार से हो रहा है, व्यक्ति के द्वारा, व्यक्ति की समृद्धि से संबंधित होता है। अगर एक व्यक्ति विकास करता है तो उस देश का भी क्या होता है, विकास होता है। जैसे जैसे एक एक व्यक्ति विकास होता है तो उनके समाज का विकास होता है और साथ ही साथ उनका व्यक्तिगत विकास होता है। इस प्रकार पूरे देश का क्या होता है, विकास होता है। इस प्रकार देश की समृद्धि व्यक्ति की समृद्धि से संबंधित होती है। सभी सुखों का एकमात्र आधार धन है। यह भी एक सही बात होगी, क्योंकि हम कह सकते हैं कि हम जो भी हमारी आवश्यकताओं की वस्तु है जिसे हम हमारी आवश्यकताएं पूरी कर सकते हैं, वह किसके द्वारा होती है, धन के द्वारा होती है। इसीलिए ये पॉइंट के अंतर्गत बताया गया कि सभी सुखों का आधार क्या है, धन है। ठीक, अब हम इन परिभाषाओं की कुछ जब विशेषताएं हैं तो इनमें कुछ आलोचनाएं भी होगी, क्योंकि आलोचना तो जो है दोष, ऐसा होता नहीं है कि हर किसी चीज़ में गुण ही निकल जाए, उसके कुछ दोष भी होते हैं। जैसे कि इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि उस युग में धन को मनुष्य की तुलना अधिक महत्व दिया गया, जिसके फलस्वरूप समाज के शोषण, उत्पीड़न तथा भ्रष्टाचार फैल गया। इस दुर्दशा को देखकर उस समय के समाज सुधारकों तथा बुद्धिजीवियों ने अर्थशास्त्र को घृणित विज्ञान, कुबेर की विद्या, रोटी मक्खन का विज्ञान आदि नामों से पुकार कर कड़ी आलोचनाएं की। इस प्रकार इन परिभाषाओं की मुख्य आलोचनाएं निम्नलिखित थी। मतलब ऐसा था कि जब धन से संबंधित
यह परिभाषाएं दी गई तो इसमें क्या बताया गया है कि जो धन है वही उसका क्या हो गया, केंद्र बिंदु हो गया। जब धन उसका केंद्र बिंदु हो गया है तो इसके अंतर्गत क्या होने लगा कि व्यक्ति जो है धन कमाने के लिए उस समाज के लोगों का, समाज का क्या करने लगा, एक प्रकार से शोषण करने लगा, उत्पीड़न करने लगा, और साथ ही समाज में जो है भ्रष्टाचार, किसके लिए, धन के लिए समाज में भ्रष्टाचार फैल गया। तो कुछ अर्थशास्त्रियों ने क्या किया, अर्थशास्त्र को घृणित विज्ञान, कुबेर की विद्या, रोटी मक्खन का विज्ञान आदि नामों से भी उसको पुकार कर उसकी आलोचना की। ठीक है, अब हम उसके बारे में देखेंगे कि उसकी आलोचनाएं क्या क्या होती है। जैसे इसमें पहले बताया है धन पर आवश्यकता से अधिक बल। इन परिभाषाओं का सबसे बड़ा दोष यह है कि इनमें धन पर आवश्यकता से अधिक बल दिया गया तथा धन को साध्य मान लिया गया। मनुष्य जो वास्तविक में अर्थशास्त्र का मुख्य विषय है उसे गौण स्थान दिया गया। मतलब जो है मनुष्य और धन, इसमें सबसे पहला स्थान, प्राथमिक स्थान किसे दिया गया, धन को दिया गया। मतलब धन को साध्य माना गया और गौण स्थान मनुष्य को दिया गया, जिससे कि क्या हुआ, जबकि वास्तविकता में ठीक उसके विपरीत होता है। धन तो एक साधन मात्र होता है जिससे मनुष्य के भौतिक कल्याण में वृद्धि होती है। अतः अर्थशास्त्र में मुख्य स्थान मनुष्य अर्थात उसके कल्याण को दिया जाना चाहिए। मतलब क्या बताया गया कि अर्थशास्त्र में क्या दिया गया है, अर्थशास्त्र के धन संबंधित परिभाषाओं में सबसे ज़्यादा जोर किस पर दिया गया है, धन पर दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, उसकी आलोचना के अंतर्गत उसके दोषों को बताया गया है, आलोचनाएं बताई गई है कि इन परिभाषाओं में सबसे ज़्यादा अधिक जो है प्रभाव किसको दिया गया है, प्रभावित किसे किया गया है, धन को किया गया है, उसको ही अपना केंद्र बिंदु माना गया है। और जो कि ये वास्तव में गलत है, क्योंकि मनुष्य का विकास जो है धन के द्वारा ही होता है, यह बिल्कुल सही है। लेकिन धन एक केवल उसके साधनों, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने का एक साधन मात्र होता है। इसलिए प्राथमिक स्थान किसे दिया जाना चाहिए, व्यक्ति को दिया जाना चाहिए, मनुष्य को दिया जाना चाहिए, ना कि धन को। ठीक, इसका दूसरा पॉइंट है आर्थिक मनुष्य की कल्पना। एडम स्मिथ तथा उनके समर्थकों ने ऐसे आर्थिक मनुष्य की कल्पना कर डाली जो स्वार्थ से प्रेरित होकर कार्य करता है तथा उसके सभी प्रयास धन प्राप्ति के लिए होते, परंतु ऐसा सोचना गलत है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः वह धन की प्रेरणा के अतिरिक्त अन्य समाज एवं धार्मिक भावनाओं जैसे दया, प्रेम, धर्म आदि से प्रेरित होकर कार्य करता है। मतलब आर्थिक मनुष्य की कल्पना है, इससे संबंधित बताया गया है कि क्या हमने परिभाषाओं में जो अर्थशास्त्री है एडम स्मिथ और उनके साथ वाले जो अर्थशास्त्री थे, उन्होंने क्या किया था कि एक ऐसे मनुष्य की कल्पना की जो स्वयं की आवश्यकताओं से प्रेरित होकर स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करता है, धन प्राप्ति के लिए कार्य करता है। तो उन्होंने एक ऐसे स्वार्थी व्यक्ति की क्या की कल्पना कर ली और जो कि धन प्राप्ति करता है। लेकिन वह केवल ऐसा सोचना क्या है, गलत है, क्योंकि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहने वाला प्राणी है और उसके लिए धन जो है वह केवल उसके स्वयं के स्वार्थ के लिए न होकर समाज के कल्याण के लिए भी होना चाहिए, जिससे कि उसके अंतर्गत जो उसकी धार्मिक भावनाएं, सामाजिक भावनाएं हैं, जैसे दया, प्रेम, धर्म आदि से प्रेरित होकर उसे कार्य करना चाहिए। ठीक, ये हुआ उसका दूसरा पॉइंट। दूसरी आलोचना, अर्थशास्त्र का क्षेत्र संकुचित। इन परिभाषाओं से अर्थशास्त्र का क्षेत्र अत्यधिक संकुचित हो जाता है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने केवल भौतिक वस्तुओं को धन माना है, जबकि अभौतिक वस्तुओं तथा सेवाओं जैसे अध्यापक, डॉक्टर, वकील इत्यादि की सेवाओं को धन के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया। वास्तव में यह अनुचित था। इनका परिणाम यह हुआ कि अर्थशास्त्र का क्षेत्र संकुचित हो गया तथा इसकी अच्छी दृष्टि से नहीं देखा गया। मतलब क्या है कि अर्थशास्त्र का क्षेत्र कैसा हो गया, छोटा हो गया, क्योंकि उसमें केवल भौतिक वस्तुओं को धन माना गया। मतलब केवल भौतिक वस्तुओं के द्वारा प्राप्त होने वाली धन, भौतिक वस्तुओं को ही क्या किया गया, धन माना गया। अभौतिक वस्तुओं को और सेवाओं को इसके अंतर्गत धन के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया। अब अभौतिक वस्तुओं और सेवाओं के अंतर्गत कौन सी चीज़ें बताई गई है उन्होंने,
किन किन लोगों को अभौतिक वस्तुओं और सेवाओं के अंतर्गत बताया गया? अध्यापक, डॉक्टर, वकील, ये सभी जो है इनके द्वारा जो दी जाने वाली सेवाएं हैं और उनसे जो प्राप्त धन है उसको जो है इस अर्थशास्त्र में शामिल नहीं किया जाता, और जिससे कि उसका क्या हो गया, एक प्रकार से उसका क्षेत्र संकुचित हो गया। ये हमारी धन संबंधी परिभाषाओं की आलोचना और उसके दोष हुए। अब हम कल्याण संबंधी, जैसे धन संबंधी परिभाषा में धन के ऊपर अत्यधिक जोर दिया गया, वैसे ही कल्याण संबंधी परिभाषा के अंतर्गत मनुष्य का किस प्रकार कल्याण हो, किस माध्यम से मनुष्य का कल्याण हो, उसके संबंध में बताया गया है। अब हम कल्याण संबंधी परिभाषा, मार्शल वह पहले अर्थशास्त्री हुए जिन्होंने अर्थशास्त्र की कटु आलोचनाओं से बचाया तथा सम्मानजनक स्थान प्रदान किया। मार्शल ने बताया कि धन एक साधन है, न कि साध्य, अर्थात धन मनुष्य के लिए है, मनुष्य धन के लिए नहीं है। ये बिल्कुल सही है कि मार्शल ने क्या किया, धन संबंधी परिभाषाओं की कटु आलोचना की, मतलब उसने उनको दोष रहित बताया कि ये कैसी है, दोषपूर्ण है, जिसके अंतर्गत जो है कि धन जो है एक साधन मात्र होता है, ना कि साध्य, मतलब धन मनुष्य के लिए होता है, मनुष्य धन के लिए नहीं होता है। इसीलिए अर्थशास्त्र का अध्ययन का मुख्य उद्देश्य मनुष्य का आर्थिक कल्याण तथा धन इस उद्देश्य की पूर्ति का एक साधन मात्र है। इसीलिए अर्थशास्त्र के जो मार्शल अर्थशास्त्री थे उन्होंने बताया है कि धन का मुख्य उद्देश्य क्या है, मनुष्य का आर्थिक कल्याण करना है, और वह एक केवल साधन मात्र है, न कि साध्य। अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य व्यवसाय में मानव जाति का अध्ययन है। इसमें व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जांच की जाती है जिसका कल्याण के लिए आवश्यक भौतिक साधनों की प्राप्ति और उनके उपयोग से ही बड़ा घनिष्ठ संबंध है। मतलब अर्थशास्त्र में क्या बताया गया है इस कल्याण संबंधी परिभाषा में कि जिससे व्यक्ति का, मनुष्य का, जिससे कल्याण हो, मानव जाति का एक प्रकार से अध्ययन किया गया है जिससे कि मानव जाति का क्या हो, कल्याण हो। उनकी सभी सामाजिक क्रियाओं की जांच की गई और उनका कल्याण किस में है, इस सभी चीज़ों का एक घनिष्ठ संबंध बताया गया इस परिभाषा के अंतर्गत। मार्शल की परिभाषा के पश्चात अर्थशास्त्र के कल्याण से संबंधित अन्य परिभाषाएं दी गई। पिगू के अनुसार हमारी जांच का क्षेत्र सामाजिक कल्याण के उस भाग तक सीमित हो जाता है जिसे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा रूपी पैमाने के साथ संबंधित किया जाता है। ये दूसरी परिभाषा है पिगू के अनुसार कि जो हमारी जांच का क्षेत्र सामाजिक कल्याण के उस भाग तक सीमित हो जाता है। मतलब क्या है कि जो ये कल्याण संबंधी परिभाषा है उसका क्षेत्र उस भाग तक ही रहता है जहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से क्या हो जाता है, मुद्रा किससे संबंधित होती है, कल्याण से, व्यक्तियों के कल्याण से संबंधित होती है, वहीं तक क्या होता है, इसका क्षेत्र सीमित हो जाता है। कैनन के शब्दों में राजनीतिक अर्थशास्त्र का उद्देश्य उन सामान्य कारणों की व्याख्या करना है जिन पर मनुष्य का भौतिक कल्याण निर्भर होता है। मतलब राजनीतिक अर्थशास्त्र में जो है कल्याण संबंधी परिभाषाओं के बारे में कैनन ने बताया है कि इसका सामान्य कारण की क्या व्याख्या की गई कि जब तक कि मनुष्य के भौतिक कल्याण न हो उससे संबंधित ही यह परिभाषा बताई गई है। वही अर्थशास्त्र होता है जिससे कि मनुष्य का क्या होता है, भौतिक कल्याण होता है, वही अर्थशास्त्र होता है। उपर्युक्त परिभाषाओं के निष्कर्ष के रूप में कहा जाता है कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण के अध्ययन से संबंधित होता है। मतलब इन तीनों परिभाषाओं से हमें यह पता चलता है कि जहाँ पर व्यक्ति का क्या हो, भौतिक कल्याण हो, वही क्या होता है, अर्थशास्त्र होता है। मार्शल की परिभाषा की व्याख्या, मार्शल की परिभाषा का विश्लेषण करने के उपरांत उसमें निम्नलिखित विशेषताएं दृष्टिगोचर होती है। पहली है मनुष्य के कल्याण की अपेक्षा धन को गौण स्थान। मार्शल ने धन की अपेक्षा मनुष्य पर अधिक ध्यान दिया। मार्शल ने कहा कि धन तो केवल साधन मात्र है, साध्य तो मानव कल्याण है। इस प्रकार मार्शल ने अर्थशास्त्र को धन के विज्ञान के ऊपर उठाकर मानव विज्ञान में परिवर्तित कर दिया। मतलब जो है अर्थशास्त्र ने क्या किया, फिर जब
एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा था, तो मार्शल ने कहा कि जो है धन क्या है, केवल एक साधन है जो कि मनुष्य की आवश्यकताओं की क्या करता है, पूर्ति करता है। इसीलिए धन को क्या किया उन्होंने, धन जो अर्थशास्त्र है उसे धन का विज्ञान न मानकर उन्होंने मानव विज्ञान के रूप में परिवर्तित कर दिया। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र के अंतर्गत एक ऐसे मनुष्य का अध्ययन किया जाता है जो एक सामाजिक प्राणी होता है। अन्य शब्दों में अर्थशास्त्र में ऐसे व्यक्तियों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो सामाजिक, सामान्य तथा वास्तविक हो, अर्थात जो व्यक्ति समाज से अलग रहते हैं, जिसे साधु संत तथा जो असामान्य व्यक्ति जैसे चोर, डकैत, शराबी व जुआरी, इनका अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। मतलब क्या है, एक सामाजिक विज्ञान बताया गया। अर्थशास्त्र मतलब सामाजिक विज्ञान, मतलब समाज से संबंधित विज्ञान, समाज का किस प्रकार कल्याण हो, जिसके अंदर किस प्रकार के व्यक्तियों को शामिल किया जाता है, इन सभी का अध्ययन जो है अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। और इसीलिए अर्थशास्त्र को क्या कहा गया है, सामाजिक विज्ञान कहा गया है। मतलब समाज से संबंधित, समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित जो है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान कहा गया है। ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या है, केवल सामाजिक और वास्तविक ही प्राणियों को, वास्तविक और सामाजिक ही मनुष्यों को लिया गया है, जो न कि साधु संत तथा जो असामान्य व्यक्ति में चोर, डकैत, शराबी, जुआरी, इन सभी को अर्थशास्त्र के अध्ययन में सम्मिलित नहीं किया जाता, शामिल नहीं किया जाता है। मनुष्य जीवन के सामान्य व्यवसाय का अध्ययन। मार्शल के अर्थशास्त्र को मानव जीवन की साधारण व्यवसाय संबंधी क्रियाओं का अध्ययन कहा है। मानव जीवन की साधारण क्रियाओं का तात्पर्य उन क्रियाओं से लगाया जाता है जिनका संबंध धन के उत्पादन, विनिमय, उपभोग के वितरण से होता है। मतलब मनुष्य जीवन के साधारण व्यवसाय का अध्ययन, मतलब साधारण व्यवसाय के अध्ययन से क्या संबंधित है कि जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि मनुष्य को जो है अपने द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए तथा समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए क्या किया जाता है, कुछ क्रियाएं किया जाता है जिसका संबंध क्या होता है, धन के उत्पादन, विनिमय तथा उपभोग से होता है। इस प्रकार ये मार्शल की परिभाषा की व्याख्या हुई। अब कुछ अर्थशास्त्रियों ने मार्शल की परिभाषाओं की भी क्या की है, कुछ आलोचना की गई है, जिसके अंतर्गत कुछ इस प्रकार है। रॉबिन्स ने कल्याण संबंधी परिभाषाओं की कटु आलोचना की है। प्रमुख आलोचनाएं निम्नलिखित हैं। इन आलोचनाओं को हम दोष भी कहते हैं। ठीक, केवल भौतिकता से संबंधित करना गलत है। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र का संबंध केवल भौतिक साधनों की प्राप्ति तथा उपभोग से है। रॉबिन्स ने इस विचार की आलोचना करते हुए कहा है कि इस प्रकार साधनों का भौतिक तथा अभौतिक अंतर करना ठीक नहीं है। मतलब क्या बताया गया है कि रॉबिन्स ने कहा कि जो है मार्शल द्वारा जो परिभाषा दी गई है कि जो व्यक्ति का कल्याण कैसे होता है, भौतिक साधनों को प्राप्त कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने से ही क्या होता है, व्यक्ति का कल्याण होता है। लेकिन रॉबिन्स द्वारा कहा गया है कि साधनों को भौतिक और अभौतिक रूप में अंतर स्पष्ट करना यह ठीक नहीं है, क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताएं भौतिक भी हो सकती है और अभौतिक भी हो सकती है। दूसरा पॉइंट है मानवीय क्रियाओं का अवैज्ञानिक वर्गीकरण। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, अर्थात मार्शल मानवीय क्रियाओं को आर्थिक तथा अनार्थिक दो भागों में विभाजित करते हैं। मतलब मानवीय क्रियाओं को कितने भागों में विभाजित किया गया है, दो भाग, आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया मतलब जिसके द्वारा क्या हो, अर्थ जिसके द्वारा कमाया गया अर्थ, मतलब जिसके द्वारा जो धन संपत्ति कमाई जाती है वह कैसी होती है, आर्थिक होती है, मतलब समाज के हित में होती है। अनार्थिक क्रियाएं मतलब जिसके अंतर्गत जो संपत्ति होती है, जो कमाए गए पैसे होते हैं, वह क्या होती है, अनार्थिक रूप से कमाए गए होते हैं, जैसे चोरी करके, डकैती करके, इस प्रकार से वह अनार्थिक क्रियाएं कहलाती हैं।
उनके अनुसार आर्थिक क्रिया होती है जिसका संबंध धन से होता है। और रॉबिन्स ने इस विचार की कटु आलोचना करते हुए कहा है कि मानवीय क्रियाओं को आर्थिक एवं अनार्थिक में वर्गीकृत करना गलत है। धन से संबंधित होने से मात्र ही मानव प्रयत्न आर्थिक और अनार्थिक नहीं हो जाता। मतलब उन्होंने कहा है कि धन से संबंध होने पर ही, धन से संबंधित होने पर ही मानव की जो इनकम है, मानव की जो आय है, वह आर्थिक है या अनार्थिक है, यह संबंधित नहीं होती है। जीवन के साधारण व्यवसाय का अस्पष्ट अर्थ। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र मानव जीवन के साधारण व्यवसाय का अध्ययन करता है। मतलब अर्थशास्त्र में जो है मानव जीवन का क्या है, साधारण व्यवसाय किस प्रकार वो कार्य करता है, उसका अध्ययन अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। रॉबिन्स के अनुसार क्रिया को इस प्रकार साधारण तथा असाधारण व्यवसाय में बांटना गलत है। मतलब रॉबिन्स का कहना है कि जो भी कार्य मनुष्य द्वारा किया गया है तो उसको वह साधारण ही है या असाधारण है, इस रूप में बांटना क्या है, गलत है। अनेक क्रियाएं असाधारण व्यवसाय से संबंधित होती है, फिर भी उनका संबंध अर्थशास्त्र में किया जाता है। जैसे एकाधिकार, पूर्ण प्रतियोगिता, युद्ध, अर्थव्यवस्था, ये सभी क्या होती है, असाधारण होती है, लेकिन इन्हें क्या किया जाता है, अर्थशास्त्र में सम्मिलित किया जाता है। अगला है अर्थशास्त्र का कल्याण से संबंध स्थापित करना गलत है। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण से संबंधित है। रॉबिन्स ने इसकी आलोचना करते हुए कहा है कि बहुत सी क्रियाएं मानव कल्याण से संबंधित नहीं होती हैं, जैसे शराब का उत्पादन तथा उपभोग, फिर भी उसका अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। मतलब अर्थशास्त्र में क्या बताया गया है कि अर्थशास्त्र जो है मानव कल्याण से संबंधित है, लेकिन कई ऐसे कार्य होते हैं जिससे कि मानव का कल्याण नहीं होता है, फिर भी उन्हें अर्थशास्त्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ये भी बिल्कुल सही बात है कि जैसे शराब का उत्पादन करना तथा उसको उपभोग करना, यह इससे मानव का किस प्रकार कल्याण होगा, इससे मानव के शरीर की क्षति ही होती है, लेकिन फिर भी इन्हें क्या किया जाता है, अर्थशास्त्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इस प्रकार से ये रॉबिन्स ने क्या की है, उसकी आलोचना की है। फिर अर्थशास्त्र मानवीय विज्ञान है, न कि केवल सामाजिक विज्ञान। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र केवल सामाजिक मनुष्यों का अध्ययन करता है। रॉबिन्स ने इसकी आलोचना करते हुए कहा है कि अर्थशास्त्र एक मानव विज्ञान है जो समाज में रहने वाले, समाज के बाहर रहने वाले सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होता है। मतलब जो अर्थशास्त्र है वो क्या है, एक प्रकार से ऐसा विज्ञान है जो कि समाज में रहने तथा समाज में न रहने वाले दोनों प्रकार के व्यक्तियों के लिए आवश्यक होता है। इस प्रकार से यह क्या है, मानवीय विज्ञान है, न कि सामाजिक विज्ञान है। मतलब इसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति समाज में है वही केवल समाज का हिस्सा रहेगा क्या, नहीं, इसमें जो व्यक्ति मानव है, जो मानव है वह क्या है, समाज का हिस्सा है, इसीलिए अर्थशास्त्र को मानव का विज्ञान कहा गया है। अगला है अर्थशास्त्र का क्षेत्र सीमित हो जाता है। मार्शल की परिभाषा अर्थशास्त्र के क्षेत्र को अत्यंत सीमित कर देती है, क्योंकि मार्शल की परिभाषा का वर्गीकरण के अनुसार अर्थशास्त्र में अभौतिक साधनों, असाधारण व्यवसाय तथा अनार्थिक क्रियाओं का अध्ययन ही नहीं किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो क्रियाएं द्रव्य रूपी पैमाने में मापनीय है, केवल उनका ही अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाना चाहिए। अतः वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र के क्षेत्र से बाहर हो जाती है। मतलब जो अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या किया गया है, सीमित कर दिया गया है, छोटा कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत केवल भौतिक वस्तुओं को, भौतिक साधनों को ही स्थान दिया गया है। लेकिन यह क्या होता है, गलत होता है। इसके अंतर्गत सभी साधनों को, चाहे वह भौतिक हो या अभौतिक हो, सभी को क्या करना चाहिए, स्थान देना चाहिए। इस प्रकार से रॉबिन्स ने जो है मार्शल की परिभाषाओं की क्या की है, कटु आलोचना की है।